फाइन। लास्ट लेक्चर में हमने अप्रोच पढ़ी थी, ठीक है, नेट इनकम अप्रोच। अब नेट ऑपरेटिंग अप्रोच भी हो गई थी। आज से हमारी नेक्स्ट अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच। इसे स्टार्ट कर रहे हैं। नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम में अब तक हम क्या पढ़ रहे थे कि जो भी डेट का यूज है, ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा, डेट का जो भी यूज कह लो या ये कह सकते हैं कि हम अगर हमारी फर्म जिस भी टाइप की फर्म हो, लाइक कि चाहे वो डेट इक्विटी फर्म हो, ठीक है, या डेट फर्म हो या इक्विटी फर्म हो, अब तक हम ये पढ़ रहे थे कि किसी भी टाइप की फर्म हो, हमारी कैसी भी हो, उसमें हमारे जो भी डेट का रोल होता है या डेट का जो यूज होता है, उसका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है फर्म का, उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये वैसे भी ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम मैक्सिमम केसेस में डेट को यूज कर रहे हैं और इक्विटी का हम कम यूज कर रहे हैं, ऐसे केस में कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज ज्यादा बढ़ सकती है। ज्यादा लाइबिलिटी होने पर कंपनी पे बहुत जल्द से जल्द इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन कंपनी को फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। बट ये अप्रोचेस जहां तक थी, ये सिर्फ नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम तक रही, ठीक है। अब बात ये आती है कि कई कई जगहों पर या कुछ ऐसे डायमेंशन थे जहाँ पे इन दोनों अप्रोचेस को क्या किया गया, हटाया गया या क्रिटिसिज्म हुआ इनका। हटाया क्या गया, यूं कह लेते हैं कि क्रिटिसिज्म हुआ, ठीक है। तो इस क्रिटिसिज्म के चलते एक नई अप्रोच को डेवलप किया गया जिसे कहा गया ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। और ट्रेडिशनल अप्रोच बेसिकली जो थी वो नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम दोनों के क्या थी, दोनों के बीच में एक मिडिल अप्रोच का काम कर रही थी, ठीक है। इसीलिए इसे भी ट्रेडिशनल अप्रोच ही कहा गया। क्यों? क्योंकि कुछ शॉर्टकमिंग्स या कुछ प्रॉब्लम्स या कह दें कि कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स थी जो इन अप्रोचेस से फुलफिल नहीं हो पा रही थी, जिन और इनको फुलफिल करने के लिए फिर से एक मॉडर्न अप्रोच को इनोवेट किया गया, या यूं कह सकती हैं कि उसको भी जनरेट किया गया, जिस अप्रोच को आगे हम पढ़ेंगे एमएम हाइपोथेसिस, मिलर मोदी गुयानी हाइपोथेसिस के नाम से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम इस ट्रेडिशनल अप्रोच की जब बात करते हैं, कई जगह देखो बेसिकली ये क्या थी, नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम के मिड में कहीं ना कहीं लाई कर रही थी, ठीक है। जो भी इनके अजम्पशंस या जो भी इनका यूज था वो इन दोनों अप्रोचेस से कंबाइन वे में था। तो इसलिए इसे कहीं ना कहीं एज अ इंटरमीडिएरी के रोल को जानते हुए समझते हुए इंटरमीडिएट अप्रोच का नाम दिया गया, ठीक है। इंटरमीडिएट अप्रोच इसलिए कि जो नेट इनकम अप्रोच थी वो कहती क्या थी कि जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और जो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म है वो कैपिटल स्ट्रक्चर पे क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है। बट ऐसा नहीं था, चाहे वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो या फिर क्या हो, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म हो, दोनों का ही इफेक्ट कहाँ आ रहा था, दोनों ही फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर से इफेक्टेड थे। ऐसा नहीं था, सोचो अगर तुम्हारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, जो तुम्हारा कैपिटल स्ट्रक्चर होगा वो कहीं ना कहीं और इम्प्रूव ही तो होगा। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, आपके फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, जो भी उनका इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे केस में जो भी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होगा वो डेट से चेंज होके मैक्सिमम परसेंट पर इक्विटी पर डिपेंड होगा, ठीक है। और सेम अगर हमारी क्या हो रही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ रही है या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तब क्या होगा, जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ साथ जो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म है वो भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम ओवरऑल वैल्यू निकालते हैं तो उस पर उसमें एक बहुत बड़ा रोल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी होता है, ठीक है। अब क्या इसमें है कि जो बेसिकली ये ट्रेडिशनल अप्रोच थी, ये इसका कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है। हमें जो नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच थी वो बेसिकली दोनों ही हमारी ट्रेडिशनल अप्रोचेस में ही थी। बस ये था कि ये थोड़ी बहुत एडवांस थी नेट इनकम अप्रोच से, तो इसलिए इसे नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग के बीच की एक इंटरमीडिएटरी या इंटरमीडिएट अप्रोच के नाम से भी जाना गया, ठीक है। अच्छा, ये भी था कि यहाँ पे लिखा भी है, it resembles the NI approach in arguing that cost of capital and total value of the firm are not independent of the capital structure, but it does not subscribe to the view that value of the firm is necessarily increased for all degrees of leverage. लीवरेज माने हमारा होता है प्रॉफिट,
लीवरेज एनालिसिस भी एक टॉपिक है जो आपके सिलेबस में नहीं दिया है, बट ये कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ ही साथ पढ़ना होता है। तो जब रिवीजन स्टार्ट करेंगे तब ये टॉपिक भी बताएंगे, ठीक है। अब ये कह रहा था कि एनआई अप्रोच में बेसिकली क्या एजम्पशन दिए या क्या आर्गुमेंट किए कि जो भी टोटल वैल्यू ऑफ फर्म होती है और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है, ठीक है। ऐसा एनआई अप्रोच या नेट इनकम अप्रोच से निकलकर सामने आया, बट नेट ऑपरेटिंग इनकम जो अप्रोच थी, एनओआई अप्रोच, वो काफी हद तक डिफरेंट थी, ठीक है। एनओआई अप्रोच क्या कहती थी कि ऐसा एज्यूम ही नहीं किया गया कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कांस्टेंट रहेगी ऑल डिग्री ऑफ लीवरेज। लीवरेज माने अभी बताया प्रॉफिट। डिग्री ऑफ लीवरेज बेसिकली हमारे 3 टाइप के होते हैं, अभी सिर्फ नाम सुन लो, डिटेल में एक्सप्लेन बाद में करेंगे। फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज, ठीक है। तो अभी तुम लोग लीवरेज को सिर्फ एक प्रॉफिट के टर्म्स में लेकर चलो, उसी से ही समझो तो क्लियर हो जाएगा। तो यही कहा गया नेट इनकम अप्रोच ने कहा वो अलग नहीं है, वो कैपिटल स्ट्रक्चर पर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। बट नेट ऑपरेटिंग इनकम ने कहा कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहती है वो कांस्टेंट रहती है हर डिग्री प्रॉफिट के लिए, ठीक है, या हर टाइप के प्रॉफिट के लिए, जबकि ऐसा नहीं था। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, द क्रक्स ऑफ द ट्रेडिशनल व्यू रिलेटिंग टू लीवरेज एंड वैल्यूएशन इज दैट थ्रू judicious use of debt equity proportions, a firm can increase its total value and thereby reduce its overall cost of capital, ठीक है। डेट इक्विटी प्रोपोर्शन पे अगर हम खास ध्यान दें और उसको हम अपने प्रॉफिट से और वैल्यूएशन से रिलेट करते हुए चले, तो ऐसा कहा जा सकता है कि ऐसा ट्रेडिशनल अप्रोच में था, ठीक है। ये जो है ये ट्रेडिशनल अप्रोच के ही व्यूज निकल के आ रहे हैं कि कोई भी फर्म अपनी टोटल वैल्यू को इंक्रीज कर सकती है जिससे कि फर्म की जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी वो कम हो जाएगी। ऐसे केस में क्या होगा, जो डेट होगा उसको एक चीपर सोर्स ऑफ फंड से अगर हम कंपेयर करें इन कंपैरिजन टू शेयर्स, तो उस केस में फर्म को क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि फर्म क्या कर रही है, डेट को एक चीपर सोर्स ऑफ फंड मानकर चल रही है और शेयर्स को उससे क्या कर रही है, इनकम कंपैरिजन करने पर डेट को चीपर सोर्स मान रही है। दैट मींस डेट में उसे बहुत कम इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा होगा, ठीक है। और वो ज्यादा से ज्यादा डेट तो यूज कर रही है क्योंकि डेट उसे क्या पड़ रहा है, चीप सोर्स पड़ रहा है, मीन सस्ता पड़ रहा होगा इन कंपैरिजन टू ऑर्डिनरी शेयर्स में भी। हो सकता है जो डेट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो वो कम हो और जो शेयर्स पे डिविडेंड पे करना पड़ रहा हो वो ज्यादा हो। ऐसे केस में क्या होगा, जो कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। अगर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हुई तो कहीं ना कहीं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर भी इससे फर्क आएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट एक और भी ये भी लाइन लिखी हुई है, देयर आर ऑफ कोर्स वेरिएशंस to the traditional approach, according to one, the equity capitalization rate rises only after a certain level of leverage and not before, so that the use of debt does not necessarily increase the firm's cost of equity. This happens only a certain degree of leverage. This implication is for the firm is that the firm can reduce its cost of capital significantly with the initial use of leverage. देखो नीचे तुम्हें क्या दिख रहा है, दो कर्व दिख रहे होंगे, ठीक है। ये कर्व एक तो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बीच बना है, दूसरा कर्व है रेंज ऑफ ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो दोनों में एज सच कोई फर्क नहीं है, बहुत ही स्लाइट सा फर्क तुम्हें दिखेगा। जबकि लीवरेज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो अगर हम ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर मींस कैपिटल स्ट्रक्चर जो फर्म का है वो ऑप्टिमल है, उसमें किसी टाइप का एज सच कोई चेंज नहीं है, कांस्टेंट वे में उसका कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन है। तब देखो हमें क्या मिल रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल धीरे धीरे करके एक टाइम पीरियड के बाद बढ़ रही है, सेम अभी उसी तरीके से क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ डेट भी बढ़ रही है, ठीक है। अब बट अगर हम एक रेंज बना दें अपने ऑप्टिमल कॉस्ट स्ट्रक्चर की, लाइक इन दिस वे फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट पी, इस केस में ध्यान दो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट है वो एक टाइम तक कहीं एक स्टेट एक ही पोजीशन पर है, फिर उसके बाद वो एट रैंडम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारी ये जो है ये लीवरेज की पोजीशन को बता रहा है, जो अभी ऊपर हमने पढ़ा था
कि हमें नॉर्मल लीवरेज हो रहा है या ज्यादा लीवरेज जनरेट हो रहा है, ये उस केस को बता रहा है जहाँ पे अभी हमने जो नाम लिए थे दैट वी हैव 3 टाइप्स ऑफ लीवरेज, यहाँ पे उन्हीं को ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जनरली क्या होता है, हमारी जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट सबसे पूछी जाती है वो हमारी एमएम हाइपोथेसिस या मिलर्स मोदिग्लियानी अप्रोच ही पूछी जाती है। बट कहाँ से हम मिलर्स अप्रोच पर पहुंचे, हो सकता है उससे पहले कुछ तो काम हुआ होगा, मे बी उस काम में सक्सेस ना मिली हो या कोई प्रॉब्लम आ गई हो, ठीक है, फर्म को, ठीक है, फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर के मैनेजमेंट के लिए। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि ट्रेडिशनल अप्रोच को में कुछ करेक्शंस किए गए और जिसके बाद मॉडर्न अप्रोच को लॉन्च किया गया, ठीक है। तो बेसिकली ये एक थ्योरी पार्ट पर थी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी जो है वो है हमारी फाइनल अप्रोच जिसे हम कहेंगे मोदिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच, ठीक है। इससे पहले तक हमारा यही था कि ट्रेडिशनल अप्रोच से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं विद रिगार्डिंग फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब क्या था, फ्रैंको मोदिग्लियानी और मैरन एच मिलर ने क्या किया, एक हाइपोथेसिस डेवलप करी, ठीक है। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या था, जो भी फर्म में अर्निंग हो सकती थी या जो भी फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर था या फिर जो भी फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी, सब पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ इफेक्ट आता है। किससे, जो भी हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है या कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है या कुछ भी, ठीक है, इन सब पर कोई ना कोई फर्क आता है, ठीक है। अब क्या फर्क हो सकता है ये हमें देखना है और किस तरीके से ये जो इम्पैक्ट आ रहा है ये कैसे क्या कवर वर्क करता है किसी भी फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर पर, ठीक है। अब मिलर एंड मोदिग्लियानी मींस इसे इन्होंने एक हाइपोथेसिस जनरेट की थी, इसलिए इसे हाइपोथेसिस भी कहा गया। अप्रोच तो कहते हैं, हाइपोथेसिस भी कहा गया। अब इनके अकॉर्डिंग क्या था कि इन द एब्सेंस ऑफ corporate tax, cost of capital and the market value of the firm remain invariant to the changes in capital structure or degree of leverage। क्या था कि अगर कॉर्पोरेट टैक्स और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन सबकी एब्सेंस में जो मार्केट वैल्यू होगी फर्म की, वो उसमें किसी भी टाइप का कोई भी चेंज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर। चाहे आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर या फिर डिग्री ऑफ लीवरेज में कितने भी टाइप का चेंजेस कर ले, सुन रहे हो ना, ध्यान से सुनना, बहुत ही छोटा सा एक पॉइंट है, अगर ये क्लियर हो गया तो सारी थ्योरी बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगी। हाइपोथेसिस का ये बताया गया कि क्या बताया गया कि फिर से बता रहे हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स की एब्सेंस में जो और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, इन दोनों की एब्सेंस है, मतलब ये दोनों जब नहीं थे तब मार्केट वैल्यू जो थी फर्म की वो रिमेन अनचेंज रही, ठीक है, कांस्टेंट रही, चाहे आपने उसके बदले कैपिटल स्ट्रक्चर में कितने भी चेंज किए हो, या तो कैपिटल स्ट्रक्चर कहिए या फिर डिग्री ऑफ लीवरेज में कोई भी चेंज किए हो, उसका फर्म के ओवरऑल वैल्यू या कॉस्ट ऑफ द फर्म पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों था, अब ये देखो, एक ये भी बात थी कि जो हाइपोथेसिस थी वो कहीं ना कहीं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के काफी ज्यादा क्या थी, बोलो बच्चों, सब तुम लोगों का पढ़ा हुआ ही है। अरे अप्रोच नेट ऑपरेटिंग इनकम से रिजेंबल कर रही थी, आइडेंटिकल थी उसके। क्यों, क्योंकि अगर टैक्सेस को इग्नोर कर दिया जाए, यही तो हम बात करते थे, ठीक है। चाहे अगर एक ये भी बात थी कि अगर हम कॉर्पोरेट टैक्स को अज्यूम कर लेंगे, अब तक तो हम बात कर रहे थे कि कॉर्पोरेट टैक्स जब नहीं थे तो क्या थी, फर्म की मार्केट वैल्यू कांस्टेंट थी, चाहे हम कैपिटल स्ट्रक्चर में किसी भी टाइप का चेंज कर ले, ठीक है। बट अगर कॉर्पोरेट टैक्स को हम एज्यूम करके चलते हैं कि वो फर्म में कहीं ना कहीं है, तो उस केस में जो ये हाइपोथेसिस होगी, सॉरी बच्चों, जो हमारी मेन हाइपोथेसिस थी
वो क्या कहती थी, वो तो नेट ऑपरेटिंग इनकम से आइडेंटिकल थी या काफी हद तक सिमिलर थी। बट जो नेट इनकम अप्रोच थी, अगर हम इस कॉर्पोरेट टैक्स को शामिल कर ले कि कॉर्पोरेट टैक्स भी है, तब जो ये हमारी एमएम अप्रोच या एमएम हाइपोथेसिस है, ये एनआई अप्रोच से काफी हद तक इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये तो बात हो गई। अब हमें ये देखना है क्या क्या एजम्पशंस थे एमएम अप्रोच के। ठीक है, क्या क्या एजम्पशंस थे, अब इस पर देखो। The capital market is assumed to be perfect. The existence of perfect capital market implies that both individuals and investors can borrow unlimited amount at the same rate of interest. There are no limits of borrowing. फर्स्ट अप्रोच क्या थी कि इस अप्रोच के अकॉर्डिंग किसी भी बोरोइंग की कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, तो क्या है, फर्म को कोई भी हो, ठीक है, फर्म ही नहीं, फर्म में काम करने वाला एक इंडिविजुअल या जो भी इन्वेस्टर है फर्म के, वो अनलिमिटेड अमाउंट क्या कर सकते हैं, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो कर सकते हैं फ्रॉम द फर्म। क्यों? क्योंकि जो फर्म है वो क्या है, कैपिटल मार्केट इज, जो फर्म थी वो कैपिटल मार्केट है, तो कैपिटल मार्केट को परफेक्ट एज्यूम किया गया इस अप्रोच के अकॉर्डिंग। और अगर वो कैपिटल मार्केट परफेक्ट है, तो इस तरीके से किसी भी जो भी इंडिविजुअल होगा, जो भी इन्वेस्टर होगा, ठीक है, उस पे एज सच कोई भी बिगेस्ट इम्पैक्ट नहीं आएगा। और वो जैसे अब तक कर रहे थे कि दैट दे कैन बोरो मनी, ठीक है, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, they can borrow money as well as at same rate of interest, and this borrowing has no limit. मतलब आप कितना भी लिमिट की borrowing कर सकते हैं। ठीक है, next, the investors are free to buy and sell securities and are well informed about the risk and return involved in different securities. All securities are infinitely divisible. अब क्या था, जो भी इन्वेस्टर्स थे वो फ्री थे कि वो कोई भी सिक्योरिटी को खरीद भी सकते हैं, बेच भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी जो भी सिक्योरिटी हो उसको दे कैन बाई और दे कैन सेल ऑल्सो। और जो भी उस सिक्योरिटी के साथ रिस्क अटैच्ड है, रिस्क या रिटर्न, जो भी उन डिफरेंट या वेरियस सोसाइटी सिक्योरिटीज के साथ रिस्क, वो बेसिकली क्या है, प्रॉपर वे में सबके बीच डिवाइड कर दिया। सबके बीच मीन जो भी सोर्स ऑफ इनकम है उन सबके बीच। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है देयर आर नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, देयर इज नो ब्रोकरेज और अदर ट्रांजैक्शन चार्जेस। अब नेक्स्ट हमारा क्या असम्पशन है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग फर्म में किसी भी फर्म में किसी भी टाइप का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा या कोई भी लेन देन किसी भी टाइप का नहीं होगा। और कोई अगर हो भी रहा है तो उसकी कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? मीन जो भी हम सिक्योरिटीज बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमें कोई भी टैक्स या कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द डेट इज लेस एक्सपेंसिव देन इक्विटी। अब नेक्स्ट क्या है कि इंक्रीज इन डेट लेवल विल कॉस्ट टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ डेट। अब ये क्या कह रहा है कि जो डेट है वो थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है, किससे, इन कंपैरिजन टू इक्विटी। अगर हम डेट लेवल में इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डेट भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, the increased debt will increase the क्या financial risk of the firm and expectations of the equity holders will be more. Thus, the average cost of capital will remain constant for all levels of leverage. क्या कह रहा है, अभी बताया था कि जो डेट है वो क्या है, इक्विटी से कुछ एक्सपेंसिव है
और साथ ही साथ अगर हम अपने डेट के लेवल में किसी टाइप का कोई चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, उसी ही रेशियो में या उसी के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट ऑफ डेट होगी वो भी इंक्रीज कर जाएगी। और ये जो डेट इंक्रीज होगा ये बेसिकली फर्म के साथ कुछ ना कुछ फाइनेंशियल रिस्क भी अटैच करेगा या इंक्रीज करेगा या ऐड करेगा। और जो भी इक्विटी अगर ऐसा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो रही है, ऑल्दो डेट बढ़ रहा है, बट डेट को क्या है कि कन्वर्ट करने के या प्रॉपर डिवाइड करने के, ठीक है, बहुत सारे सोर्सेस हैं। ठीक है। अच्छा, फर्म के जो रिस्क है उसको हमने, एक ये भी चीज है कि जितना रिस्क होगा उतना ही ज्यादा रिटर्न होगा। तो अगर फर्म ज्यादा से ज्यादा रिस्क बियरिंग कैपेसिटी अपनी इंक्रीज करेगी तो ऐसे केस में क्या होगा, जो ये डेट का मतलब डेट की ये कह सकते हैं डेट लेवल को जो इंक्रीमेंट हुआ है, फाइनेंशियल रिस्क तो उससे बढ़ेगा ही, और जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनकी भी जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी इंक्रीज होंगी। ठीक है, क्यों इंक्रीज होंगी, क्योंकि जो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है दैट विल बी ऑलवेज हाँ ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ऑल लेवल ऑफ लीवरेज। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, देयर इज नो बेनिफिट टू डेट फाइनेंसिंग। ठीक है, there is no benefit to debt financing other than reduction in corporate income taxes due to tax shield of interest payments of debt. अच्छा, अब नेक्स्ट assumption क्या है कि फर्म अगर फाइनेंसिंग डेट की करती भी है तो फर्म को एज सच कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है। अब ये मानकर चलिए कि अगर किसी भी टाइप का डेट की फाइनेंसिंग से कोई भी बेनिफिट नहीं है तो ये मान सकते हैं ना कि हम्म, ऐसे देखो कि कोई डेट की फाइनेंसिंग से अगर फायदा नहीं होगा तो ऐसे केस में जो भी हमारे कॉर्पोरेट टैक्सेस होंगे वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो भी हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं डेट का, उसकी वजह से। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट रेट्स आर इक्वल बोरोइंग एंड लेंडिंग फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स। ठीक है। तो इसका मतलब क्या था कि जो भी इंटरेस्ट रेट होंगे वो बोरोइंग और लेंडिंग के मिड में कहीं ना कहीं लाई करेंगे। ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट्स आर इक्वल बिटवीन बोरोइंग एंड लेंडिंग। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, द कैपिटल मार्केट्स आर एफिशिएंट, द इंफॉर्मेशन इज कॉस्टलेस एंड मैडली। अच्छा, ये हो गया हमारा जो इंटरेस्ट रेट था वो बोरोइंग लेंडिंग के बीच का पार्ट, ये भी हो गया। कैपिटल मार्केट एफिशिएंट होते हैं, क्यों? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन की कॉस्ट होती है, ठीक है, वो कोई भी कॉस्ट नहीं होती है या वो कॉस्टलेस होते हैं इन अ, किस चीज के रिगार्डिंग, ये कह सकते हैं कि कैपिटल इंफॉर्मेशन इज कॉस्टलेस एंड रेडिली अवेलेबल टू ऑल इन्वेस्टर्स। मीन जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है वो तो नील होगी, और साथ ही साथ ये भी कि क्या बोलेंगे लेंडिंग, कैपिटल मार्केट एफिशिएंट थी, इंफॉर्मेशन की कॉस्ट लेस थी, जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट आया इन्वेस्टर पर। ठीक। नेक्स्ट हमारा है सेक्टर जी। नेक्स्ट हमारा है ऑल इन्वेस्टर्स आर ओनली प्राइस टेकर्स, नो इंडिविजुअल कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी बाय द स्केल ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब ये कहना था इसका नेक्स्ट एग्जाम्पशन क्या था, जितने भी इन्वेस्टर हैं वो सिर्फ प्राइस टेकर हैं। ठीक है, प्राइस सेटर नहीं है, मतलब जो प्राइस सेट कर दिया गया उसी को ही लेके अचीव कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा है हम्म, हाँ, ये कह सकते हैं नो इंडिविजुअल कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटी बाय द स्केल ऑफ ट्रांजैक्शंस मीन
जो ट्रांजैक्शन का स्केल है अगर उसको हम इंक्रीज भी कर दें या बढ़ा भी दें तो अच्छा ये हुआ कि हाँ लास्ट है द फर्म्स इन्वेस्टमेंट शेड्यूल एंड कैश फ्लोज आर assumed to be constant and perpetual। इसके इस थ्योरी के assumption के अकॉर्डिंग फर्म की जो भी इन्वेस्टमेंट शेड्यूल था, जो भी कैश फ्लो बना हुआ था, मींस इनफ्लो एंड आउटफ्लो, वो कांस्टेंट रहेंगे या परपेचुअल रहेंगे। कांस्टेंट मींस किसी टाइप का कोई भी मतलब जो भी फर्म का इन्वेस्टमेंट शेड्यूल है और जो भी कैश फ्लो है वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट और परपेचुअल। परपेचुअल समझते हो जिसका कोई भी, जिस इन्वेस्टमेंट का कोई भी टाइम पीरियड नहीं होता है, इनडेफिनेटली लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जितने assumptions थे, ये नियर अबाउट 10 assumptions हैं, ठीक है। अब इन 10 assumptions के ही बेसिस पर एमएम थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया। देखो एक बार फिर से देख लो, assumptions बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहला क्या था, कैपिटल मार्केट को इस थ्योरी के अकॉर्डिंग परफेक्ट मानकर चल रहे थे, जहां पे जो भी कैपिटल मार्केट है मींस वो क्या कर रही है, इन्वेस्टर्स और इंडिविजुअल्स दोनों के बीच, और इवन फर्म भी इंक्लूडिंग फर्म, उन सबके बीच सेम अमाउंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर रही है, बोरोइंग के लिए दे रही है। मींस बोरोइंग में किसी भी टाइप का कोई भी क्या है, कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा बोरो कर सकते हैं, एज एन इन्वेस्टर, एज एन इंडिविजुअल और एज एन फर्म। नेक्स्ट क्या था, इन्वेस्टर्स जो थे वो फ्री थे, वो बाय खरीद भी सकते हैं सिक्योरिटी और बेच भी सकते हैं सिक्योरिटी, और उन्हें क्लियर इंफॉर्मेशन थी अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कि उन्हें किसी इन्वेस्टमेंट से अगर कोई लॉस हो सकता है या उस इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क अटैच है उसके साथ और उस सिक्योरिटी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, ये जो भी हम सेलिंग और बाइंग का काम कर रहे हैं उसमें किसी भी टाइप की कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं ऐड होनी थी, और देयर इज नो ब्रोकरेज और अदर ट्रांजैक्शन चार्जेस, और कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस या अदर ट्रांजैक्शन चार्जेस भी नहीं थे, ठीक है। ये हो गया। अच्छा नेक्स्ट था हमारा क्या था, नेक्स्ट की जो डेट है वो लिटिल बिट लेस एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन टू इक्विटी। डेट जो है कुछ कम एक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन टू इक्विटी, इसलिए अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने जो भी हमारा डेट है उसका हम लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, अगर हम डेट का लेवल इंक्रीज करेंगे तो कहीं ना कहीं फर्म का जो फाइनेंशियल रिस्क है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा ही। भाई आप लोन ले रहे हो तो कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है, या उधार ले रहे हो तो आपकी फर्म के ऊपर बर्डन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, नहीं ये तो हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पशन है कि डेट फिनेंसिंग से किसी भी टाइप का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलना था, ठीक है। किस पे, अगर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पे नहीं, देयर इज नो बेनिफिट ड्यू टू डेट फिनेंसिंग अदर देन, डेट फिनेंसिंग से किसी टाइप का बेनिफिट नहीं था सिवाय कि जो भी कॉर्पोरेट इनकम टैक्स था ड्यू टू टैक्स शील्ड, इट विल बी क्या था, तुम लोग बोला करो बेटा, अगर इन पेमेंट डेट के पेमेंट बढ़ेंगे, ठीक है सुनो, हम ज्यादा से ज्यादा डेट टैक्स शीट की वजह से डेट को पे करेंगे, कि अगर आज हमें यहाँ हाउस टैक्स, कल को वाटर टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। अच्छा नेक्स्ट हमारा क्या था, बेनिफिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट था इंटरेस्ट रेट्स आर इक्वल बिटवीन बोरोइंग एंड लेंडिंग। मींस जो भी इंटरेस्ट रेट थे, चाहे आप लेंडिंग करो या बोरोइंग करो, फर्म और इंडिविजुअल के बीच हर हाल में इंटरेस्ट रेट सेम ही होने थे, ठीक है। नेक्स्ट एजम्पशन था जो कैपिटल मार्केट है वो एफिशिएंट है, और जो इंफॉर्मेशन उसके थ्रू प्रोवाइड की जा रही है उसकी कॉस्ट बहुत ही कम है, और ये जो भी इंफॉर्मेशन है
ये सब सारे जितने भी इन्वेस्टर्स है जिन्होंने उस फर्म में उस इक्विटी या सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, ठीक है, एक सेकेंड, जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रखा था उससे किसी भी टाइप का वो सारी इंफॉर्मेशन उस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टर्स को फुल्ली अवेलेबल थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, इस थ्योरी के अजम्पशंस के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सनल टैक्स या कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स किसी भी फर्म को पे नहीं करना था, ठीक है। नेक्स्ट, इन्वेस्टर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ प्राइस टेकर हैं, कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर किसी भी तरीके से सिक्योरिटी के प्राइस के स्केल को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता था, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्या था, द फर्म्स इन्वेस्टमेंट शेड्यूल एंड कैश फ्लोज आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट एंड परपेचुअल। मींस जो फर्म का इन्वेस्टमेंट शेड्यूल और जो कैश शेड्यूल है उसको कांस्टेंट ही रहना है, ठीक है। ऑल ओवर जितने भी दिन का टाइम स्पैन है फर्म का या हमारा खुद का, कि उतने टाइम पीरियड तक फर्म के जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या इन्वेस्टमेंट शेड्यूल है उसमें किसी भी टाइप की कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, वो सब कांस्टेंट और परपेचुअल रहेंगे। परपेचुअल मींस जिसका कोई भी मैच्योरिटी टाइम पीरियड ना हो, मतलब बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देते हो, बहुत खराब आदत है ये। है, हो गया, क्लियर है इतना? बोलो बच्चों। यस मैम। ओके, तो ये जो भी अजम्पशंस हैं ये एक बार देख लेना, और नेक्स्ट लेक्चर, अच्छा आज तो नहीं होना है, कल जब लेक्चर लेंगे तो इसके आगे इस थ्योरी के जो भी इम्प्लीकेशंस होंगे वो समझाएंगे, ठीक है। इम्प्लीकेशंस मींस न्यूमेरिकल के बेसिस पर, ठीक है। ओके मैम। चलो फिर बच्चों अब फाइंड अप करते हैं, ठीक है। यस मैम, थैंक यू मैम। ओके बच्चों, अटेंडेंस गुड डे मैम।